प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग नए पाठ की शुरुआत करेंगे। विषय इतिहास, चैप्टर 6, उपनिवेशवाद एवं नगरीय परिवर्तन। आज इसका अध्ययन हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, याद रखने योग्य कुछ नए शब्द हैं, इनको हम बताते हैं, आप इसे निश्चित रूप से याद करेंगे। सेनेटोरियम एक शब्द है। सेनेटोरियम आरोग्य निवास अथवा ऐसा स्थान जहां व्यक्ति को लंबी बीमारी से ठीक होने के बाद जलवायु परिवर्तन या स्वास्थ्य लाभ के लिए रखा जाता है, उसी को सेनेटोरियम कहा जाता है। दूसरा है अनगरीकरण। वे नगर जो अपने यहाँ निर्मित कुछ वस्तु के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किन्हीं कारणों से जब उन वस्तुओं का निर्माण बंद हो जाता है तब वे नगर उजड़ जाते हैं, इसी अनगरीकरण कहा जाता है। अब हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। देखिए, इतिहास जो है केवल राजाओं या राजवंशों का लेखा जोखा या विवरण ही नहीं है। हमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं प्रगति के विषय में भी बहुत सारी जानकारियाँ इतिहास से प्राप्त होती है। इतिहास का अध्ययन करते समय हमें राजवंश के उत्थान पतन के साथ साथ शहर नगर के उत्थान पतन के विषय में भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती है। अब हम देखेंगे नगरीकरण। नगरीकरण अथवा शहरीकरण का अर्थ क्या है, ये जानिए पहले। शहरी क्षेत्रों का विकास जिसमें कंक्रीट के भवन, औद्योगिकरण की छाप होती है, अर्थात गांव का शहरों में परिवर्तन होना। शहरीकरण की प्रक्रिया दो तत्वों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। पहला जनसंख्या की वृद्धि और दूसरा औद्योगिकरण। अगर इसको संक्षेप में देखा जाए तो हम पाते हैं कि जहाँ कहीं भी औद्योगिकरण हो अथवा व्यापार की सुविधा हो, सरकारी कार्यालय हो, अच्छी शैक्षणिक संस्थान हो, सांस्कृतिक संस्थान हो, ऐसे स्थान को शहर अथवा नगर के रूप में विकसित किया जाता है या इसको नगर के रूप में विकसित होने की संभावना होती है। यही है नगरीकरण। भारत में नगरीकरण का इतिहास हम जानेंगे। भारत में नगरीकरण का इतिहास सिंधु घाटी की स्थापना के प्रारंभ काल से ही होता है। इसकी खुदाई से बहुत सारी संरचनाएं जो है सामने आई है, जो नगरीय सभ्यता की ओर इशारा करती है। इससे विकसित म्युनिसिपल व्यवस्था नगरपालिका व्यवस्था को कहते हैं। म्युनिसिपल नगरपालिका है, निश्चित साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। धीरे धीरे इस अति विकसित नगरीय सभ्यता का पतन होता चला गया और अंततः यह नगर समाप्त ही हो गया। प्राचीन काल में हमें अनेक अति विकसित शहर और नगर के उल्लेख मिले हैं, जैसे पाटलिपुत्र, कन्नौज, मथुरा, वाराणसी, ऐसे जिनका अपना धार्मिक अपनी आर्थिक महत्व था। आज के समय में भी बहुत सारे हैं। अब इसके बाद है मध्यकालीन भारत। हर्षवर्धन की मृत्यु 7वीं शताब्दी से लेकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी 13वीं शताब्दी तक के समय की विशेषता है अनगरीकरण की प्रक्रिया। विशेष रूप से देखा जाए तो देश के उत्तरी भाग में इसके दो कारण थे। पहला था राजनीतिक अस्थिरता, जो इस काल का एक विशेष साक्ष्य था।
दूसरा आर्थिक पतन जो पहले कारण से ही जुड़ा हुआ है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय में शहरीकरण की प्रक्रिया दोबारा प्रारंभ हुई। कुछ शहर तो राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र अथवा राजधानी शहर बन गए, लेकिन कुछ अन्य शहर का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व अपना था, जैसे दिल्ली, आगरा, मथुरा, वाराणसी, फतेहपुर सीकरी आदि कुछ शहर थे जो संपूर्ण रूप से मध्यकाल में बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गए थे। आधुनिक युग भारत मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का कारण क्या था? ये मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ जो स्थितियां थी उस स्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जैसा जानिए, पहले भी कहा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल साम्राज्य में विघटन के लक्षण दिखाई देने लगे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर जैसे राज्य अर्ध स्वतंत्र और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करने का काम शुरू कर दिए थे। यानी यहाँ पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का काम प्रारंभ हो गया था। इन राज्यों की राजधानियाँ महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उदय होने लगी। मुगलों की राजधानियों जैसे दिल्ली, आगरा का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त होने लगा। कई नए नए प्रांतीय शक्तियों का उदय होना शुरू हो गया, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टम, नागपुर एवं तंजौर जैसे प्रांतीय राजधानियों के बढ़ते हुए महत्व में दिखाई पड़ने लगा। व्यापारी और शिल्पियों के साथ साथ प्रशासक भी पुराने मुगल केंद्रों से रोजगार और संरक्षण की तलाश में नई राजधानी की ओर चले गए, लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेजी साम्राज्य में मिल गए। पृथक इकाइयों के रूप में इनका महत्व समाप्त हो गया। औपनिवेशिक भारत में अनगरीकरण एवं नगरीकरण व्यापार के उद्देश्य से विभिन्न यूरोपीय कंपनियों ने कुछ शहर एवं नगरों पर अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन एवं द्वीप पर पुर्तगाली लोगों का लक्षण का प्रभाव पड़ा, जो अभी भी वहाँ काफ़ी सीमा तक दिखाई पड़ता है। आज के समय में भी फ्रांसीसियों के आधिपत्य में चंद्रनगर और पांडिचेरी पर फ्रांसीसी लक्षण का प्रभाव दिखाई देता है। यानी जिस जगह पर जो विदेशी थे वहाँ वैसा लक्षण आज भी देखने को मिलता है वहाँ के लोगों में। अंग्रेजी नीतियों का उद्देश्य था अंग्रेजी पूंजीवाद की आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का उपयोग करना। अनगरीकरण के कारण परंपरागत भारतीय शिल्प का विनाश शुरू हो गया। परंपरागत भारतीय वस्त्र की बुनाई और वस्त्र उत्पादन के केंद्र जैसे रहे हैं ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, आगरा, ये सब धीरे धीरे उजड़ गए। परंतु कुछ क्षेत्र व्यापारिक गतिविधि के केंद्र बने रहे और बन भी गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नए शहर केंद्र उदित हुए, यानी वहाँ पर नए केंद्र बने। यहाँ पर एक रोचक तथ्य ये भी है कि अंग्रेजों की नीति और परिणाम स्वरूप अनगरीकरण और नगरीकरण दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती रही। एक नगर का बंद होना और दूसरे नगर का उदय होना ये साथ साथ होते रहे। कंपनी भारत के प्रारंभिक चरणों में 3 केंद्रों की स्थापना हुई, यानी कंपनी ने शासन के दृष्टिकोण से
3 केंद्र स्थापित किए, 3 केंद्र बनाए, 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना किया। पहला मुंबई जो बम्बई के नाम से जाना जाता था, कलकत्ता जो कोलकाता के नाम से जाना जाता है, और मद्रास जो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी, मुंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। यह कंपनी ने शासन के दृष्टिकोण से ऐसा 3 केंद्र की स्थापना किए थे। संयोग से ये मत्स्य पालन और बुनाई करने वाले गांव थे पहले। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक क्रियाकलाप के कारण ये व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये तीनों बस्ती बड़े शहर के रूप में विकसित हुए, जहां से अंग्रेज संपूर्ण देश पर नियंत्रण रखते थे, आर्थिक गतिविधि का संचालन करते थे, नए शासकों की सत्ता के प्रदर्शन के उद्देश्य से विभिन्न संस्था की स्थापना किया करते थे। ये सब काम कंपनी किया करती थी। शहर में जिन भवनों की स्थापना हुई उन पर औपनिवेशिक उद्भव का छाप दिखाई पड़ने लगा। हम शहरों के विकास की संक्षिप्त जो है आपको बताएंगे आगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।